नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आज की चार बड़ी खबर कौन सी, आइए नजर डाल लेते हैं। पहली बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर आज वेस्ट यूपी में दूसरे चरण का प्रचार थमेगा। सहारनपुर के 71 प्रत्याशी समेत पश्चिम यूपी के 586 प्रत्याशी मैदान में। 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। 13 फरवरी को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर सपा के गढ़ में मोदी और माया की हुंकार। कानपुर बुंदेलखंड फतेह करने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बसपा सुप्रीमो मायावती। कन्नौज में पीएम और औरैया में बसपा सुप्रीमो करेंगी रैली। तीसरी बड़ी खबर लेंगे जहां पर सीएम शिवराज प्रदेश के किसानों को देंगे बड़ी सौगात। 49 लाख किसानों को आज मिलेंगे 7,600 करोड़। बरसात और ओलावृष्टि की मार झेल रहे अन्नदाता के खातों में सीधे ट्रांसफर होगी फसल बीमा योजना की राशि। बैतूल में होगा मुख्य कार्यक्रम का आयोजन। और चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे जहां पर यूपी में सभी स्कूल 14 फरवरी के बाद खुल जाएंगे। प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन पढ़ाई होगी और कोरोना के कम होने पर सरकार ने यह फैसला लिया है। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर वेस्ट यूपी में सहारनपुर समेत 9 जिलों में 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। दूसरे चरण में सहारनपुर की 7 सीटों के 71 समेत 586 प्रत्याशी मैदान में है। प्रत्याशियों ने नामांकन के दिन जनता के बीच जाकर जमकर विपक्ष पर निशाना साधा और अपने लिए वोट मांगे, लेकिन अब शनिवार की शाम 6 बजे शोर शराबा बंद हो जाएगा। जिला प्रशासन को मतदान कराने की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए जनता रोड से सेंट्रल वेयर हाउस पोलिंग पार्टियां 13 फरवरी को रवाना होंगी। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 48 घंटे चुनाव प्रचार बंद रहेगा। कोई भी प्रत्याशी प्रचार में शोर शराबा नहीं कर सकेगा। आपको बता दें कि 5 जनवरी तक चले मतदाता पुनरीक्षण अभियान में जिले में 5,643 मतदाता बढ़े हैं। इन्होंने पुनरीक्षण अभियान के बाद आवेदन किया था, जिसमें जिले में 25,086 मतदाता वोट करेंगे और अब मतदेय स्थलों की संख्या बढ़ाकर 2957 कर दी गई है। इसके साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी अखिल जी, वेस्ट यूपी में प्रचार थमेगा, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, 14 फरवरी को 55 सीटों के यानी 9 जिलों के 55 सीटों पे मतदान होने हैं। हालांकि आज पूरी ताकत जो बड़े नेता है, शीर्ष नेता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे सपा के हों, बसपा के खुद बसपा मायावती, सपा के अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम अमित शाह, ये तमाम लोग उन 9 जिलों के आज जनसभा को अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे और वर्चुअल रैली भी करेंगे। हालांकि निश्चित तौर पे जिस तरह पूरी ताकत वो लोग झोंकेंगे, इसमें ये माना जा रहा है कि जो 9 जिले हैं और 55 सीटें हैं, इसमें जाटलैंड के छिटपुट घटनाओं के बीच पहले चरण में जो मतदान संपन्न हो चुका है, उससे दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी के रोहेलखंड के 9 जिले हैं, जिसमें 55 विधानसभाएं आती है। अब 9 फरवरी को वोटिंग होनी, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम, जाट और दलित बाहुल जो आबादी वाले इन सीटों पर सभी सियासी दलों के लिए ये सीटें चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि देखिए, विधानसभा के लिए दूसरे चरण में सहारनपुर आ रहा है, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर ये शामिल है, जिसके 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। इसमें से 25 से ज्यादा विधानसभा सीटें जो है मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जबकि 20 सीटों पे दलित मतदाताओं का प्रभाव सबसे ज्यादा है। इन जिलों की अगर बात करें तो फिलहाल तो सपा रालोद गठबंधन से पकड़ सबसे ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि वही भारतीय जनता पार्टी 2017 के परिणाम को लेकर अगर देखा जाए तो अधिक बेहतर करने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में। अगर इसके अलावा भी बात करिए, देखिए दूसरे चरण के मतदान में 586% मैदान में है। अब इसके अलावा बात करें दूसरे, देखिए ये दूसरे चरण में मुस्लिम दलित पूरी तरीके से अहम भूमिका निभा सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सहारनपुर की बात करें तो 71 प्रत्याशी मैदान में है और बहुत और पश्चिम यूपी में 586 प्रत्याशी मैदान में है, तो इस वक्त किस तरीके की जो व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी यूपी में जिस तरह पहले चरण के मतदान संपन्न हुए हैं, उसके बाद ये दूसरा चरण में पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। हालांकि जो सेंसिटिव जो बूथें हैं, उन बूथों पे पूरी तरीके से नजर प्रशासन की तरह से चुनाव आयोग उस पर पूरी नजर अपने वेबकास्ट के जरिए रखेगी, लाइव टेलीकास्ट यहाँ से निगरानी करेगी। हालांकि देखिए 11 अगर देखा जाए इस पूरे 2009 के अगर लोकसभा चुनाव के अगर इसका इतिहास बताएं तो सबसे ज्यादा सपा और बसपा आरएलडी की गठबंधन था। इसके बाद बसपा में 11 में से 4 सीटें अमरोहा, बिजनौर, नगीना और सहारनपुर में जीत हासिल की थी।
हालांकि जबकि सपा को रामपुर, मुरादाबाद और संभल में जीत मिली थी, इन 7 जिलों में 35 सीटों पर दलित और मुस्लिम आबादी जीत में एक अहम फैक्टर मानी जा रही है। जबकि जाट और ओबीसी मतदाता की संख्या में भी अच्छी खासी है इसमें। लेकिन निश्चित तौर पे 2017 की अगर बात करें, जब बीजेपी लहर थी, यानी मोदी और योगी, जब मोदी की लहर थी, तो 2017 में 11 मुस्लिम प्रत्याशी थे। इसमें से पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9 जिले थे, जिसमें 11 मुस्लिम उम्मीदवार थे और समाजवादी पार्टी के ही जीते थे। जिसमें मुरादाबाद के जिले के 6 सीटों थी, उसमें 4 सीटों पर सपा और मुस्लिम प्रत्याशी जीते। हालांकि मोदी लहर के बावजूद भी दूसरे चरण की इन सीटों पर सपा के 27 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भाजपा को 13 पर ही और बसपा को 11 पर ही संतोष करना पड़ा था। तो ये पूरी तरीके से इस बार आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाएगी कि हमारी जो सीटें हैं 2017 की, वो वापस आ जाए। हालांकि इस बार नहीं, अगर देखा जाए तो 2017 के बाद इसे देखा जाए पूरे मोदी लहर की थी, लेकिन इस बार भी स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस चुनाव में फसल की खरीद ना होना, गन्ना बकाया मूलधन देरी से होना, किसान बीजेपी से काफी खबर नजर आ रहे थे। इसके अलावा जो करीब साल भर से चले किसान आंदोलन जो थे, वो असरदार भाजपा की नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन राजनीतिक जानकारों की अगर हम लोग माने तो वाकई केंद्र की तो मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई गई योजनाओं का लाभ भाजपा को मिल सकता है। यानी जो लास्ट में, क्योंकि पहले बहुत माहौल खराब रहा है, तो ऐसे में किसान जो नाराज थे उनको लेकर केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जो तमाम योजनाएं बनाई किसानों के हित में सबसे ज्यादा, और घोषणा पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो उसका लाभ भी मिलेगा, उसे नजरअंदाज नहीं किया जाता है। हालांकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी को भी है, क्योंकि जिस तरह पहले फेज का चुनाव हुआ उसमें कहीं ना कहीं जाट, मुस्लिम, ये गुर्जर जो वोट बैंक था वो एक तरफा होता नजर आया है। हालांकि देखना होगा कि सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही है। इस बीच देखिए कांग्रेस और बसपा भी पूरी तरीके से ताकत लगाई हुई है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में भी पश्चिमी यूपी में जितना जो महिलाएं पीड़ित हुई, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरती प्रियंका गांधी आई है। तो उस वोट बैंक का भी प्रियंका गांधी को इस फायदा हो सकता है। हालांकि देखिए कांग्रेस में घमासान रहा, टिकट बंटवारे के बाद भी कांग्रेस अंदरूनी जो है वो कलह लग सकती है। बदला जो प्रत्याशी बदले गए उसका भी नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। हालांकि देखिए मुख्य रूप से दूसरे चरण की अगर हम बात करें, मुरादाबाद ग्रामीण, मुरादाबाद नगर, कुंडरी, बिलरा, चौरसिया, अमरोहा, संभल, बिलासपुर, रामपुर आजम खां का पूरा गढ़ माना जाता है, उनके बेटा अब्दुल्ला, उनकी पत्नी वहां से लड़ रही है, सहारनपुर, देवबंद। देखिए देवबंद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में पूरी तरीके से कहा था कि देखिए देवबंद में जहाँ मुस्लिम बाहुल इलाका है उसमें भी हमको वोट मिला है, लेकिन इस पर देवबंद की स्थिति बहुत बदली हुई है, क्योंकि एमआईएम ने वहां पर पूरी ताकत अपनी लगाई है। तो जो मुस्लिम वोट बैंक अगर एमआईएम की तरफ जाता है तो वहां पर समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। तो रामपुर, निगासिन में नजीराबाद, नगीना, ये पूरा समाजवादी पार्टी का बेल्ट माना जा रहा था, उससे बीजेपी की लहर आई, मोदी की लहर आई, तो बीजेपी को फायदा हुआ था। तो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में कहीं ना कहीं वहां फायदा हो सकता है। तो विधानसभा इन सीटों पर वोट जो पड़ना है 14 फरवरी को, इसके लिए आज प्रचार प्रसार शाम से 5 बजे थम जाएगा। पूरी पार्टी अपनी अपनी ताकत लगाएंगी, लगा रही है प्रचार प्रसार में। फिर डोर टू डोर केवल कन्वेंस प्रत्याशी करेंगे 5 आदमी के साथ। चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव में पूरी तैयारी की है, अतिरिक्त बल सुरक्षा वहां पर व्यवस्था कराई है और प्रशासन की जिम्मेदारी अब 5 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर पर इसके लिए निगरानी के लिए पूरी तरीके से लाइव कास्ट जो बेसकास्ट जो है उसकी निगरानी चुनाव आयोग करेगा। पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था, अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी, जो सेंसिटिव बूथ है उस पर पूरी तरीके से निगरानी होगी और अतिरिक्त व्यवस्था पुलिस फोर्स लगाई गई है। चलिए अखिल जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वेस्ट यूपी का प्रचार अब थम जाएगा। सहारनपुर के साथ ही वेस्ट यूपी में 586 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सपा के गढ़ में आज प्रधानमंत्री मोदी और माया हुंकार भरेंगे। कानपुर बुंदेलखंड की 52 सीटों में से 57 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। गढ़ को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के स्टार प्रचारक अगले 7 दिनों तक डेरा डाले रहेंगे। 3 दिन के अंतराल पर प्रधानमंत्री कन्नौज और कानपुर देहात में 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसका ऑनलाइन प्रसारण सभी 52 सीटों पर किया जाएगा। वहीं फतेहपुर में 17 से 19 फरवरी के बीच पीएम जनसभा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाजवादी पार्टी के गढ़ में कमल खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 2017 विधानसभा चुनाव में कानपुर और
कानपुर बुंदेलखंड में खाता भी नहीं खुला था। मायावती रैली के जरिए कानपुर बुंदेलखंड में सुस्त पड़ी हाथी की चाल को गति देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री और मायावती की रैली इस क्षेत्र में सियासी समीकरण बदलने का काम करेगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में पहली बार चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं औरैया की बात करें तो आज मायावती बेला इंदरगढ़ मार्ग स्थित भदौरा भवन में जनसभा को संबोधित भी करेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अविरल, सपा के गढ़ में मोदी और माया हुंकार भरने वाली हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं, तो पहले चरण का चुनाव भी पूरी तरीके से संपन्न हो गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे कन्नौज में, और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी रैली करते हुए नजर आएंगे औरैया में। मैं आपको बता दूं कि कन्नौज में, जो कि कन्नौज, मैनपुर, इटावा, ये सब पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां समाजवादी पार्टी के पूरी तरीके से दबदबा सामने साफ तौर पर दिखाई पड़ता है हम सभी लोगों को। तो वहीं पर आज देश के प्रधानमंत्री रैली करेंगे और पूरी तरीके से अपनी जो भी योजनाएं हैं, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं अभी तक उन्होंने शामिल की है, लोगों को लाभ पहुंचाया है, वो सब गिनाएंगे, बताएंगे और सुशासन के ऊपर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने सभी के है, वो भी साफ तौर पर बताएंगे कि किस तरीके से जो भी 5 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को सुरक्षा प्रदान की है, साथ ही साथ कोविड के दौरान वैक्सीनेशन का जो काम किया गया था और तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं, वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को बताने का काम करेंगे, जिससे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जाए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मायावती की, तो मायावती भी पूरी तरीके से अब एक्टिव नजर आ रही है। साथ ही साथ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इंटरनल सपोर्ट भी करती हुई नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी को अगर हराने के लिए किसी भी दल को उनको समर्थन देना पड़ेगा तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो दूसरी पूरी तरीके से ये सिनेरियो समझा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो चुनाव की शुरुआत हुई थी, तो अब सीधे वो पूर्वांचल में जाने वाली है। तो अब ये समझने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से अभी जो पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है, इसमें लोगों ने पूरी तरीके से जो मन बनाया हुआ था, तो लोग जो मतदान करके आए हैं लोग, अब वो दूसरी क्षेत्र की जनता को भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके उन्होंने मतदान किया है। और हालांकि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो सारे के सारे अब डेरा डाल रखेंगे। 7 दिनों तक डेरा रहेगा उनका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और चाहे देश के गृह मंत्री हो, वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए यहाँ नजर आएंगे उत्तर प्रदेश में। और 2022 में विधानसभा कैसे जीता जाए, इसके लिए जीत का मंत्र भी अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। तमाम तरीके की योजनाएं बताते हुए जो गिनाएंगे, पूरी तरीके से जनता को संबोधित करेंगे, अपनी तरफ वोटरों को घसीटने की कोशिश करेंगे और जीत की चुनाव मतलब जो चुनाव में कैसे जीत हासिल करें, उसका लोगों को जीत का मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आएंगे। तो अगर मैं बसपा की बात करूं, बसपा से मायावती की, तो वो भी कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से सुस्ती की चाल हाथी की चल रही थी, लेकिन अब पूरी तरीके से वो भी एक्टिव नजर आती हुई दिखाई पड़ रही है। अंशुल, चलिए अविरल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बनेगी अब अगली खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश में किसानों के खाते में शनिवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि ट्रांसफर की जाएगी। ये बीमा राशि खरीफ 2020 और रबी 2020-2021 के लिए जारी की जाएगी और इस दौरान फसल बर्बाद होने पर किसानों से 49 लाख दावों पर 7,600 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खाते में डालने पर मुख्य कार्यक्रम बैतूल में किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के किसानों की फसल क्षति की भरपाई के लिए की जा रही 7,600 करोड़ रुपए की राशि को देश की सबसे बड़ी सहायता राशि बताया। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं के हित और उनकी आर्थिक उन्नति ही हमारी प्राथमिकता है। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल भी उपस्थित रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एमपी के किसानों को एक बड़ी सौगात आज मिलती हुई नजर आ रही है। फसल बीमा योजना की राशि सीधे किसानों के खातों में जाएगी। बैतूल में इसका मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, एमपी के किसानों को एक बड़ी सौगात आज मिलती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी?
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैतूल पहुंचेंगे और बैतूल में प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना का शुभारंभ करेंगे। वन सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जो बाकी किसान हैं जिनको बीमा योजना का जो लाभ है वो नहीं मिल पाया है, क्योंकि 2020 की बात की जाए और 21 की बात की जाए तो करीब 7,600 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आज सिंगल क्लिक के माध्यम से जो किसानों के खाते में पहुंचेगी। मगर बात की जाए पूरी धन राशि की, तो जिस प्रकार से जो राशि दी जा रही है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये राशि देश की सबसे बड़ी प्रधानमंत्री बीमा योजना फसल योजना की जो राशि है वो सबसे बड़ी राशि है। साथ ही कार्यक्रम की बात की जाए तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो शिरकत करेंगे, साथ ही मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगातार मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना की जो राशि है वो कई महीनों से नहीं मिली थी किसान की, जिसके कारण लगातार किसान परेशान हो रहे थे। जिसके बाद बात की जाए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की, तो कमल पटेल ने मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से बात की। उसके बाद बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के किसान को आज लाभ मिलने वाला है। जो प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना की जो राशि है उनके खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से पहुंच जाएगी। अब देखने वाली बात है कि लगातार मध्य प्रदेश सरकार किसानों को लेकर बड़े बड़े योजनाएं चला रही है और बात की जाए सहायता राशि की, तो सहायता राशि भी दी जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से वन क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में जो राशि ट्रांसफर की जा रही है, कितने किसान इसमें लाभान्वित होते हुए नजर आ रहे हैं? मध्य प्रदेश की बात की जाए तो करीब 48 लाख जो किसान हैं वो लाभान्वित होते नजर आएंगे। क्योंकि बात की जाए लंबे समय से, क्योंकि 2020 की बात की जाए और अभी 21 की बात की जाए तो 2020 और 21 के जो किसान को जो प्रधानमंत्री बीमा राशि का जो लाभ नहीं मिल पाया था उसके तहत ये जो राशि है वो सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खाते में पहुंच पाएगी। और बात की जाए 2022 की बात की जाए तो 2022 की राशि के लिए आने वाला जो बजट सत्र में है उस पर कहीं ना कहीं उस पर उल्लेख किया जाएगा और जो राशि है वो रखी जाएगी किसानों के लिए। मगर बात की जाए प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना की जो राशि है वो केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, जिसके चलते थोड़ा समय किसानों को जरूर लगा है, क्योंकि कई लंबे समय से जो किसान हैं वो फसल बीमा योजना की राशि का इंतजार कर रहे थे। मगर जिस प्रकार से आज बैतूल में ये पूरा बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने हाथों से सिंगल क्लिक के माध्यम से मध्य प्रदेश के करीब 48,000 किसानों को लाभान्वित करते नजर आएंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर कोरोना केस घटाने के साथ ही यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 14 फरवरी से प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों को खोलने का निर्णय ले लिया है। नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक की कक्षाएं पहले की तरह खुलनी शुरू हो जाएंगी और इससे पहले 7 फरवरी को प्रदेश में 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे। सरकार ने जनवरी के पहले सप्ताह में सभी स्कूलों में ऑफलाइन क्लास पर रोक लगाते हुए शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी किए थे और पहले ये आदेश 15 जनवरी तक के लिए जारी किए गए थे। बाद में रिव्यू करके एक सप्ताह के लिए 6 फरवरी तक बढ़ाया गया था। वहीं 7 फरवरी को 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश जारी किए गए थे, पर नर्सरी से 8वीं तक के लिए इस दौरान भी मनाही रही। अब 14 फरवरी से वापस सभी क्लासेस के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की सलाह पर स्कूल खोले जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के मामले में लगातार गिरावट भी देखी जा रही है। 24 घंटे की अगर बात करें तो यूपी में 1972 नए केस मिले हैं, वहीं 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जेबा खान जुड़ गई हैं। जी जेबा, यूपी के सभी स्कूल 14 फरवरी से खुल रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, चूंकि देश भर में अब कोविड संक्रमण धीरे धीरे घट रहा है, इसको देखते हुए केंद्र ने सलाह दी है कि यूपी में जो राज्य सरकार है, चुनाव का भी माहौल है और भी बहुत से प्रतिबंधों में ढील दी है। इसके साथ ही स्कूल को भी जो है 14 फरवरी से खोल दिया गया है। बिल्कुल जेबा, लेकिन बच्चों की सुरक्षा की अगर बात की जाए, क्योंकि कोरोना भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक की कक्षाएं जो है वो अब संचालित की जाएंगी, तो एहतियात के तौर पर किस तरीके की गाइडलाइन का अभी भी स्कूलों को पालन करना होगा सैनिटाइजर या मास्क को लेकर?
जी बिल्कुल, जैसे कि कोविड की गाइडलाइन है उसका प्रॉपर जो है स्कूल कड़ाई से पालन करेंगे। ये राज्य सरकारों के साफ निर्देश है कि कोविड की हेल्प डेस्क को जो है स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, परिसर को सैनिटाइज रोजमर्रा करा जाएगा और इसके साथ ही स्कूलों में जो कार्यक्रम होते हैं उनको लेकर अभी प्रतिबंध लगाया गया है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से सभी स्कूलों को खोलने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है, क्या इसमें अभिभावकों की अनुमति भी आवश्यक रहेगी? क्योंकि जिस तरीके से पिछली अगर स्कूलों की बात करें या जब कोविड संक्रमण का काल चल रहा था, उस समय भी इस तरीके की गाइडलाइन का पालन यहाँ पर करने के लिए कहा गया था। जी बिल्कुल, कोविड की जो गाइडलाइन है उसका तो पालन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोविड अभी जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अभिभावकों की अनुमति भी उनके बच्चों का जो सुरक्षा है उसको ही लेकर है। ज़िबा, नर्सरी से लेकर 8वीं तक की अगर स्कूलों की बात करें या उन छात्रों की बात करें, वो काफी छोटे होते हैं। अब देखा जाए संक्रमण अभी पूरी तरीके से टला नहीं है, तो इन सब चीजों को लेकर स्कूल प्रशासन किस तरीके से सजग है? देखिए, स्कूल प्रशासन की सजगता, जब बच्चों की बात करें जाए तो बच्चों को ये उनके जो टीचर्स हैं उन्हीं को ध्यान में रखना होगा कि बच्चों ने प्रॉपर क्लास में मास्क लगाया है कि नहीं लगाया है, या एक दूसरे को छू रहे हैं, या हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, या एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तो स्कूल प्रबंधन को ही पूरी व्यवस्था करनी होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद ज़िबा, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कोरोना केस घटने के साथ ही यूपी का एक बड़ा फैसला, सरकार ने 14 फरवरी से सभी स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।